और अब अबू मोहम्मद कोड नाम से जाने वाले हमास के टॉप कमांडर के ब्रिटेन की अखबार डेली मेल को दिए इंटरव्यू में हुए बड़े खुलासे के बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि हमास को लीड करने वाले इस्माइल हानिया यहां तक कि यहां सिनवार के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली ये खबर है, क्योंकि हमास में बगावत से इजराइल और अमेरिका खुश तो होंगे ही, लेकिन देखते हैं कि हमास के टॉप कमांडर की तरफ से हालांकि क्या कहा गया है। बगावत की बात इसलिए क्योंकि हानिया सिनवार का खूनी चेहरा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले में इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाना था, ये बात कही जा रही है। आखिरी मिनट में हमास प्रमुख हानिया और गाजा में हमास हेड सिनवार ने प्लान ही बदल दिया। बिल्कुल, और प्लान बदलने की वजह से 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या हुई। अबू मोहम्मद का यह कहना है पहले इजरायली सैनिकों को मारने और कुछ सैनिकों को बंधक बनाने की योजना थी, लेकिन यह योजना आखिरी वक्त में बदली। सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बनाया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। हालांकि हमास नेताओं ने लड़ाकों को कहा जाओ जो चाहे करो। इसी आदेश के बाद बच्चों को भी मार डाला गया है। रिहायशी इलाकों में हमास लड़ाकों को नहीं जाना था, आम लोगों को बंधक बनाने की कोई योजना ही नहीं थी। तो ये एक बड़े दावे के तहत देखना होगा कि आखिर हमास कमांडर अगर ऐसे वक्त में अबू मोहम्मद की तरफ से रवि ये बयान आता है तो इसका मतलब क्या है। सीधे तौर पर इससे पता चल रहा है, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि हमास के अंदर भी दो तरह के ओपिनियन हैं इन हमलों को लेकर, क्योंकि हमास को लेकर सवाल उठ जरूर रहे हैं। हमास कैदियों को छुड़ाने के लिए कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाना था, लेकिन अब देखिए हुआ क्या। हमारे लीडर की वजह से गाजा पर बमबारी, हम आवाज दुनिया के सामने उठाना चाहते हैं। अबू मोहम्मद ये कह रहे हैं हम नहीं जानते कि आगे किस दिशा में जाना है। कई कमांडर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये अंदर की जो फूट है वो साफ तौर पे दिख रही है। सचदेव सर, अब ये एक डिफरेंट वॉइस हमास के अंदर से 7 अक्टूबर को जो कुछ भी किया गया, अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि जो चरमपंथी गुट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कह रहे थे कि सही है, हम ऐसा फिर करेंगे, लेकिन अब हमास से एक डिफरेंट वॉइस भी हमें सुनने को मिल रही है। इसमें थोड़ा सा विवादित तत्व हैं। मुझे लगता है कि ये इजरायली मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि लड़ाकों के नेता अलग थलग पड़ गए हैं, जिसमें कि विरोध पक्ष दिखाया जा रहा है, जैसा कि आपने प्रकाशित किया। लेकिन मैंने अबू महमूद का नाम नहीं सुना है, और अरबी जानने वाले मानेंगे कि अबू महमूद जैसा नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि महमूद जो है वो प्रॉफिट का नाम है, अबू मोहम्मद कहा गया है। तो अबू मोहम्मद जैसे नाम नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि उससे प्रॉफिट की बेइज्जती होती है। और इस तरह का नाम मैंने हमास की हायरार्की में नहीं पाया है। सर, ये बड़ी बात आपने यहाँ पर समझाई, लेकिन इस बीच जिस तरीके ये बयान सामने आया है, जाहिर सी बात है सवाल जरूर खड़े होते हैं कि युद्ध के 34 दिन बाद ऐसी बात कहने का भी फायदा क्या। हालांकि फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम की तरफ से क्या कहा गया जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि गाजा में शांति की पहल जरूरी है। सईदाम ने पीएम मोदी से भी अब बड़ी उम्मीद जताई है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें, ये हम खबर आपको बता रहे हैं, फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम की तरफ से कही गई बात को लेकर खबर है। गाजा में शांति की पहल की बात कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बड़ी उम्मीद जताई है। टीवी 9 से बातचीत में फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम ने ये उम्मीद जताई है। India on many levels, Indian Prime Minister also has urged that this is not the time of war, and we will not benefit from any kind of conflict, and we need to sort it out on a diplomatic level. Do you think in any way India can help in this situation? For sure, India is not a minute player. India is a mega country, especially in the mind and conscience of all Palestinians. India has been close to the Palestinian cause on numerous occasions and has expressed interest to play a bigger role. We know that Prime Minister Modi is close to Netanyahu. Maybe we can invest on his energy to bring about a different approach to matters and intervene. And India, again, as I said, is a world leader and a major player, and we would welcome any step that the government of India would take. Sir, looking at the current situation, where do you think this war is going? Because IDF has made it very clear that they will not stop their operations, either the ground ones or the airstrikes. They will not stop it. What do you think is going to happen in the future? As far as we are concerned, things are extremely ambiguous. Nothing is clear, and we don't know honestly where things would swing.
It's sad, it's a terrible reality, and it's really painful to be sitting and watching how people are being slaughtered. जी हां, हमास के खिलाफ आखिर अमेरिका कौन सा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने वाला है, इससे जुड़ी एक खबर आपके सामने होगी, क्योंकि गाजा में इजराइल और हमास के बीच इस वक्त भी बहुत भीषण जंग जारी है। एक अपडेट से आपको कराएंगे वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। अभी महीना बीता है, इजराइल 7 अक्टूबर का बदला ब्याज समेत वसूल चुका है, लेकिन अभी भी रुकने का बिल्कुल इरादा नहीं है। हमास का संपूर्ण विनाश, पूरी तरह से खात्मा ही उसका इस वॉर में एकमात्र और अंतिम लक्ष्य नजर आ रहा है। और देखिए, जिस लक्ष्य की बात इजराइल ने डे 1 से की, उसे हासिल करने के बेहद करीब नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो वॉर जोन में जो कुछ घटा, वो इसकी तस्दीक साफ तौर पर कर रहा है। जी हां, आइए आपको 3 बड़ी घटनाओं से रूबरू कराते हैं, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि हमास कैसे इतिहास के पन्नों में दफन होता नजर आ रहा है। इजराइल का हिसाब एक था हमास, ये क्यों कहा जा रहा है, इससे जुड़े कुछ अहम पॉइंटर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, हमास में अब बगावत नजर आ रही है। ये बिल्कुल नया डेवलपमेंट है। शीर्ष नेतृत्व से टॉप कमांडर्स के मतभेद उभरे हैं, और दूसरी तरफ उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से आईडीएफ का कब्जा होता जा रहा है। इजरायली फोर्स का कंट्रोल यहां पर बढ़ गया है, या आप ये कह सकते हैं अब नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से आईडीएफ का कंट्रोल है। और देखिए, अमेरिका की हरी झंडी मिल गई इजराइल को। युद्ध के बाद भी गाजा में रुकेगी इजरायली फोर्स, तो यह बात साफ तौर पर कही गई, युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आईडीएफ कहां रहेगी? गाजा में रहेगी समीर। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, हमास के हमले के बाद का एक सनसनीखेज वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब सैकड़ों कारों को तबाह कर दिया गया था। ये तस्वीरें उस म्यूजिक फेस्टिवल की हैं जहां के लोगों पर हमास के लड़ाकों ने हमला बोला था, और बहुत बर्बर हमला यहां पर उन लोगों पर किया गया था जो पीस म्यूजिक फेस्टिवल का हिस्सा थे। हमास ने यहां पर बर्बर अटैक किया था, और अब ये तस्वीरें जो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं, ये इस बर्बर हमले की तस्दीक करती हैं। जितनी भी गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में यहां पर पार्क की गई थीं, सबको तहस नहस कर दिया हमास के लड़ाकों ने। फेस्टिवल स्थल पर थी इजरायलियों की ये कारें, और इसमें सिर्फ इजरायली ही नहीं, तमाम देशों से आए नागरिक भी थे जो कि इस फेस्टिवल का हिस्सा थे, जिनकी जान ले ली गई और उनकी कारों को कर दिया गया तबाह। और देखिए, एक और बड़ी खबर उत्तरी गाजा से, जहां पर आईडीएफ और हमास में भीषण जंग हो रही है। इजरायली आर्टिलरी यूनिट का बड़ा हमला हुआ है हमास के खिलाफ। ये तस्वीरें आप देखिए, हमास के ठिकानों पर गोले बरसाए गए, पूरे आसमान में छाया धुएं का गुबार। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं। उत्तरी गाजा जो कि इस वक्त सेंटर पॉइंट बना हुआ है इस जंग का, जहां पर लगातार आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ही तेज है, और वहां पर कैसे हमास और आईडीएफ की जंग हो रही है वो आपके सामने। उत्तरी गाजा में चल रही है फाइनल फाइट। जी हां, इजरायली फोर्स ने कंट्रोल का दावा किया है, कहा है कि नॉर्थ गाजा में अब हमारा कब्जा हो चुका है। हजारों सिविलियन इस इलाके से जा चुके हैं। गाजा सिटी के आसपास भी भीषण जंग हुई है, और ये सुरंगें जो कि बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है आईडीएफ के लिए, अब उन पर निशाना साधा जा रहा है। करुणा, बिल्कुल समीर, खबर यह है कि सुरंगों से इजरायली फोर्स को निशाना बनाया जा रहा है, और इजराइल डिफेंस फोर्स से जंग में हमास को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी खबर आ रही है। गाजा सिटी ही हमास का मुख्य गढ़ है, और यहीं पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। जी हां, नॉर्थ गाजा के ठीक नीचे है गाजा सिटी, और यहां पर हमास ने जगह जगह अपने सेंटर्स बना रखे थे। टनल्स में हमास के लॉन्चिंग पैड्स बने हुए थे, जहां से हमास के लड़ाके हमलों को अंजाम देते थे। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर डी.एस. त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश सचदेव पूर्व राजदूत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से आईडीएफ के कब्जे की खबरें आने लगी हैं। ये टनल्स जो हैं, इनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि इनके बारे में हमास के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दोहा में बैठकर खुद ये मान रहे हैं
कि ये टनल्स हमने आम नागरिकों के लिए थोड़ी बनवाई थी, ये तो हमने हमास के लड़ाकों के लिए बनवाई थी। मतलब जिनके लिए लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है उनको मौत के मुंह में छोड़कर हमास के लड़ाके ईरान के इशारे पर इजराइल से लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही विश्लेषण किया है समीर आपने। ये टनल्स हमास के जो लड़ने वाले हैं, लड़ाकू हैं, उन लोगों के लिए ही बनाई गई थी और डिफेंस के लिए, ऑफेंसिव के लिए। और इजराइल अगर इस जगह आएगा तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये इतनी टनल्स यहाँ पे बन गई और इसकी खबर इजराइल को या मोसाद को नहीं हुई। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। हो सकता है कि उन्हें मालूम हो लेकिन उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया। उनकी क्या रणनीति थी इसका मैं समझता हूं कि बहुत ही मुश्किल है इस वक्त बताना। आज के दिन जो टनल्स बनी हुई हैं इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है एयर से, क्योंकि ये कुछ टनल ऐसी हैं जो कि कम से कम 150 फीट नीचे जमीन के हैं। वहां पे पेनिट्रेटिंग बॉम्ब भी वहां पे इतना ज्यादा वो नहीं करें, उसको फिजिकली ही आपने तो आपको लगता है कि इन तमाम सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद ही आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया होगा कि अब नॉर्थ गाजा पर हमारा कब्जा है, हमास की नहीं चल रही? अभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि अभी कुछ टनल्स वगैरह पे अभी भी उनका कब्जा नहीं है और उनको ये बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए उसमें अभी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल सर, तो ये सुरंग वाली जो जंग है जरूर है, हालांकि इसमें शुरुआती कामयाबी मिलती नजर आए लेकिन बहुत टफ होने वाली है, चैलेंजिंग होने वाली है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आइए अब ये देख लेते हैं कि आईडीएफ की ओर से उत्तरी गाजा में हमलों को लेकर और क्या कहा गया है। बिग वॉल, इंफॉर्मेशन वॉल का सीधा हम यहां पर रुक कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के बेट हेनन पर कब्जा इस वक्त हो गया है, यह आईडीएफ का बयान है। सोर्स वहीं से निकलकर सामने आ रहा है। और किस बात का दावा है उत्तरी गाजा को लेकर? हमास के आतंकवादियों से कई जगह इस वक्त जंग चल रही है और आमने सामने की फाइट हो रही है। जी हां, नॉर्थ में लगातार हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी ग्रुप के कई इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुके हैं, ये आईडीएफ का बयान सामने आया है। आतंकियों के काफी टनल्स को हमने नष्ट कर दिया है। हमास के लड़ाकों का जिक्र करते हुए ये बातें कही गई हैं आईडीएफ की तरफ से। और देखिए एक और इंफॉर्मेशन, ये दावा ये कि हमास के सैकड़ों लड़ाके इस हमले में मारे गए हैं। ये दावा, ये बात, और हमास के कई सीनियर्स की भी मौत अभी तक हो गई है। और ये तक कहा जा रहा है कि शनिवार तक इस वक्त तक घिरा हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है। जी हां, पिछले हफ्ते 300 ठिकानों को तहस नहस किया गया, यह भी आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। यानी अब बिल्कुल नजदीक आकर, हमास के सेंटर्स के बिल्कुल करीब आकर हमास के लड़ाकों को एलिमिनेट किया जा रहा है और जिन सुरंगों में उन्होंने ठिकाना बना रखा था उससे किया जा रहा है तबाह। बिल्कुल समीर, और देखिए हमारे साथ ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर भी हैं। त्रिपाठी सर, इस वक्त देखिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो उत्तरी गाजा है उस पर लगभग कब्जा हो गया है, कई जो आतंकी हैं वो हमास के मारे गए हैं। वो अगर इस पॉइंट पर हम बात करें, आज जो 1 महीना पूरा हो गया, इस पॉइंट की पर आने के बाद कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप देख रहे हैं इसे आईडीएफ के लिए? देखिए, एक तो जो इजराइल ने अभी बताया है, ये इनका कहना है कि पूरा कब्जा हो गया है, लेकिन जब अभी हम बात कर रहे थे कब्जा तभी होगा जबकि पूरी तरह से ये नष्ट कर सकते हैं इजराइल हमास के लड़ाके। और अभी आप देखिए 3 वीडियो जारी किए हैं हमास ने, और वही जो अभी आप बेट हनून की कर रहे थे उसमें एक अलशफा है जो कि एक कैंप है और अतातरा है। इन 3 जगहों की वीडियो जिन्होंने जारी किए हैं जहां पर इन्होंने एम्बुश किया है इजरायली सैनिकों को। और जो आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि 32 मारे गए हैं इजराइल के सैनिक, कुछ उनमें से वो हैं जो इन 3 जगहों पर मारे गए हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट गाजा में हैं। तो अभी पूरी तरह तो मैं नहीं कह सकता कि इन्होंने समाप्त कर दिया है। हाँ, कब्जा जरूर उन्होंने काफ़ी हद तक कर ली है। जो इनका एम था, शुरू का जो ग्राउंड ऑफेंसिव का एम यही था कि पूरी नॉर्थ गाजा को खाली कराया जाए और वहाँ अपना कब्जा किया जाए, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम रॉकेट्स और बाकी चीज इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर दागे जा रहे थे जी। तो वहां तक तो ये जरूर कामयाबी मिली है कि वो चीज बंद हो गई है। कल कोई रॉकेट हमला नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और आईडीएफ की तरफ से जो ताजा बयान आया उसे इस तरह से सिर्फ अभी देखा जा सकता है कि अब हमास की चल नहीं रही है नॉर्थ गाजा में। आईडीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं और जो आम लोग हैं वो नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जा चुके हैं। ये मोटा मोटा आईडीएफ का बयान है।
और आइए देखते हैं कि गाजा के भविष्य पर किस तरह से अमेरिका की ओर से भी सस्पेंस बना हुआ है। यह माजरा क्या है? गाजा पर अमेरिकी सस्पेंस। ये देखिए कुछ अहम अपडेट्स हमारे सामने हैं। आईडीएफ युद्ध के कुछ दिनों बाद तक गाजा में रह सकती है। व्हाइट हाउस ध्यान दीजिए इस बयान पर, कुछ दिनों बाद तक, यानी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकती। क्या यह कहना चाह रहा है अमेरिका? गाजा पर आखिरकार फिलिस्तीनियों का ही कंट्रोल रहेगा। यह एक बार फिर अमेरिका ने अपना रुख क्लियर किया है। और देखिए इसमें और क्या कहा गया है। संभव है कि यह जिम्मेदारी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की होगी। पहले देखिए कल भी बयान दिखाया गया था वेस्ट बैंक की ही जो सरकार है उसके अधीन होना चाहिए कहा गया। कहा नहीं जा सकता कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी अभी तैयार है या फिर नहीं। यह बात भी जोड़ी गई अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल, ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो सस्पेंस था उसे क्लियर करने की कोशिश की गई है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका का जो रुख नजर आ रहा है वो ये कि हमास किसी भी हाल में सरकार नहीं चला सकता। हमास का पूरी तरह से खात्मा करना ही होगा। गाजा बेहाल है। 5 बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। वो सवाल क्या हैं? ये देखिए, गाजा पर कंट्रोल को लेकर क्या अमेरिकी सोच अब बदल रही है? दूसरा, अमेरिका अब युद्ध के बाद भी गाजा में आईडीएफ की मौजूदगी की बात क्यों कह रहा है? पहले के स्टैंड से जुदा नजर आता है अमेरिका का यह नया स्टैंड। आईडीएफ युद्ध के बाद गाजा में रुक गई तो क्या फिर वापसी आसान होगी? बिल्कुल। और देखिए चौथा बड़ा सवाल क्या है? अमेरिका ने पहले गाजा पर इजरायली कब्जे को भूल क्यों कहा था? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या गाजा में इजरायली कामयाबी से यूएस का भरोसा बढ़ा है? जी हां, और हमारे साथ महेश सचदेव साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या इस वक्त इरादा नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल अब गाजा को छोड़ने वाला है नहीं। साफ कर दिया गया है कब्जा हमारा होगा, जो सरकार बनेगी वो हमारी रजामंदी से बनेगी। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा का कुछ वेस्ट बैंक टाइप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं ताकि जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसे महमूद अब्बास के नेतृत्व में गाजा को सौंपा जा सके? प्रयास तो ये होगा कि एक फिलिस्तीनी मुखौटा वहाँ पर रहे, क्योंकि इजराइल खुद अगर शासन करेगा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रयास में कई बाधाएं हैं। पहली बात तो ये है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो बनाई गई थी ओस्लो अकॉर्ड के बाद, वो इस समय काफ़ी अलोकप्रिय है वेस्ट बैंक में। उसके ऊपर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और इजराइल के प्रति सॉफ्ट होने का आरोप लगाया जाता रहा है। और इसकी वजह से वहाँ पर भी वेस्ट बैंक में भी हमास और पीआईजे पैलेस्टाइनी इस्लामिक जिहाद की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसको कि इजराइल ने हमला करके, जैसा आपने दिखाया है, रोकने की कोशिश की है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में हमास और पीआईजे की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी साख और वर्चस्व बढ़ रहा है। और अल-फतह जो कि कंट्रोल करता है पैलेस्टाइन अथॉरिटी को, उसकी लोकप्रियता और उसके बारे में संशय आबाद हैं और बढ़ रहे हैं। कहना होगा कि महमूद अब्बास जो कि राष्ट्रपति माने जाते हैं पैलेस्टाइन के, उनकी उम्र 87 वर्ष है। उनका कोई वारिस अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। और इन सब कारणों से मुझे नहीं लगता कि इतने जब तक कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी का एक तरह से पुनर्निर्माण नहीं किया जाता, आसान नहीं होगा उसको। यानी जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है सर, उसका मजबूत होना और उसको एक बार फिर से और भी ज्यादा उसमें रिवाइव करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बाद ही कुछ संभव हो सकता है। जो प्लान अमेरिका इस वक्त तैयार करके बैठा है। और गाजा को लेकर मिस्र ने झाड़ा अपना पल्ला। गाजा की सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं लेगा इजिप्ट। यूएस ने मिस्र के सामने दरअसल प्रस्ताव रखा था। कुछ दिन मिस्र को सुरक्षा जिम्मा देने का प्लान था। हमास के खात्मे का बाद का जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें ये बातें सामने आई थी। मिस्र ने कहा गाजा की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, हम नहीं कर सकते गाजा की सुरक्षा। मिस्र ने, आप कह सकते हैं, यह प्रस्ताव कर दिया है खारिज। तो
तो आइए अब देखते हैं कि आखिर मिस्र ने अमेरिकी ऑफर को क्यों ठुकरा दिया, क्या वजह है निकलकर सामने आए। तो मिस्र ने क्यों ठुकराया गाजा ऑफर, यह जानना जरूरी है। बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने हम रखते हैं। बिग वॉल का सीधे हम रुख करते हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने, खबर यह सामने आ रही है कि यहां पर आप देखिए, इजराइल हमास के बीच नहीं पड़ना चाहता है मिस्र। यह साफ तौर पर इरादा है मिस्र का, हमास से सीधी दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता है मिस्र, इस वजह से अभी ठुकराया गया यह ऑफर। बिल्कुल, और इस ऑफर की बड़ी वजह यह है कि मिस्र जो है वो गाजा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। राफा क्रॉसिंग आपको ये नजर आ रही है, ये रहा इजराइल, यहां गाजा पट्टी, नॉर्थ गाजा में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। ये रहा मिस्र, मिस्र के जरिए जो राहत सामग्री है वो इसी राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पट्टी में पहुंच रही है। लेकिन मिस्र गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिकी प्लान में वो शामिल नहीं होना चाहता, यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है इजिप्ट की तरफ से। अमेरिका विरोधी देशों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता मिस्र। मिस्र ने अपना रुख साफ किया है। और साथ क्या इंफॉर्मेशन आ रही है मिस्र को लेकर, जो उसने इस वक्त गाजा को लेकर ऑफर ठुकरा दिया है। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया, अमेरिका विरोधी देशों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता मिस्र। और जिस तरह से आपको मैप के जरिए भी समझाया गया है कि आखिर मिस्र ही क्यों था जिसको यह ऑफर दिया गया, क्योंकि वहां से सीधी जो सीमा है गाजा की लगती है। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे, इजराइल हमास के बीच नहीं पड़ना चाहता है मिस्र, यह हमने आपको बता दिया। और वीके चतुर्वेदी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीके चतुर्वेदी सर, ये जो खबर सामने आ रही, क्योंकि कई अलग अलग दौर की बातचीत, एक तरफ इजराइल की तरफ जो सिनाई क्षेत्र है उसको लेकर ऑफर दिया गया कि वहां पर जो फिलिस्तीनी है, आम गाजावासी, कैसे उनको बसाया जा सकता है। और अब जो अमेरिकी ऑफर, क्या वजह आपको समझ में आ रही है, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? इजिप्ट इजराइल का बिल्कुल नेबर है, जैसा आपने अभी बताया। सिनाई पेनिसुला उनका बिल्कुल गाजा पट्टी से मिलता है, और वो एरिया ऐसा है जो पूरा डेजर्ट है और काफ़ी वहाँ पे आबादी बहुत कम है। ये एक कारण है जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। दूसरा कारण जो आपने अभी बताया कि हमास से वो दुश्मनी नहीं लेना चाहता और वहाँ पे कंट्रोल नहीं करना चाहता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं जो समझता हूँ, जैसा सचदेवा जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इतनी जल्दी वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इजराइल वहाँ पे कंट्रोल करेगा। साउथ गाजा में अगर थोड़ा बहुत यूएन फोर्सेस वहाँ प्रतीकात्मक हो सकते हैं, लेकिन अभी इमीडिएट फ्यूचर में वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। त्रिपाठी साहब, यहाँ पर यह बड़ी आयरनी है कि मिस्र एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम के नाम पर गोलबंदी हो रही है, लेकिन गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मिस्र तैयार नहीं है। वो भी तब जब कभी यही गाजा पट्टी मिस्र का हिस्सा रही थी और उसे इजराइल ने जंग में जीता था बाकायदा। बिल्कुल सही कहा समीर आपने। देखिए 3 ऑफर अभी तक मिल चुके हैं इजिप्ट को, और इससे पहले देखिए उनसे जो बाइडेन ने खुद बात की है, ऋषि सुनाक ने बात की है, ब्लिंकन वहाँ जाके मिल के आ गए हैं। और अभी विलियम बर्न्स CIA डायरेक्टर जो ऑलरेडी इजराइल और कतर हो चुके हैं, अभी उन्होंने इजिप्ट और जॉर्डन जाना है और इसी बात पर उन्होंने बात करनी है। इजिप्ट शुरू से बोलता आ रहा है कि हम साइनाई में जगह नहीं दे सकते। उन्होंने जो कारण गिनाए थे, पहली बात तो उन्होंने कहा कि हम जो है खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं इनसे, खास करके इजराइल से। और हमास हमारे यहाँ आ गया तो हमारे यहाँ भी जो है इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो पहले हो चुकी है इजिप्ट में। दूसरी चीज, इजिप्ट की इकोनॉमी आजकल बहुत बुरे हाल में है, और इनको ऑफर इजराइल ने भी दिया था इजिप्ट को कि हम आपके सारे कर्ज जो है हम पेमेंट कर देंगे, आपकी इकोनॉमी को हम दुरुस्त करेंगे। और इसको उन्होंने बताया था इसीलिए कि ये जो है कुछ लोगों को उसमें ले लें। और उस समय पोजीशन ये थी कि नॉर्थ गाजा या गाजा पूरा इजराइल अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये अभी साफ नजर आ रहा है कि मिस्र अभी किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। तमाम जो ऑफर्स चाहे अमेरिका के हो, इजराइल के हो, उन्हें साफ तौर पर ठुकरा दिए गए हैं मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से। एक और बड़ी खबर है सर, हमास समर्थकों की धरपकड़ और तेज हो गई है गाजा में। और आइए आपको फटाफट बताते हैं कि हमास के टॉप कमांडर ने और क्या कुछ कहा है, क्या खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हमास में वाकई में बगावत छिड़ गई? हमास कमांडर अबू मोहम्मद का जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें
उसमें तो यही कहा जा रहा है 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। जो दावा किया गया हमास कमांडर का आम लोगों की हत्या और उन्हें बंधक नहीं बनाना था, यह तय किया गया था। फिर प्लान किसने चेंज किया? आम लोग, बेकसूर लोगों की जान आखिर हमास के लड़ाकों ने क्यों ली? आखिरी मिनट में हमास प्रमुख ने प्लान बदल दिया, यह कहा है अबू मोहम्मद ने। यह सनसनीखेज खुलासा है। हानिया और याह्या सिनवार ने प्लान बदल दिया। इन दो बड़े नेताओं पर पूरी जिम्मेदारी डाली है अबू मोहम्मद ने, जो कि खुद हमास का कमांडर है। और देखिए 7 अक्टूबर के हमले को लेकर यह भी दावा कि हमला सिर्फ और सिर्फ हमास के कैदियों को छुड़ाने के लिए था। लेकिन हुआ क्या? नरसंहार, मैस्केर जिस तरह से अंजाम दिया गया इजराइल में, इजरायली सैनिकों को बंधक बनाकर उन्हें छुड़वाना था जो फिलिस्तीनी कैदी वहां पर बंद थे। बिल्कुल, लेकिन इजरायली सैनिकों के अलावा जान ली गई, आम लोगों की, आम नागरिकों को मारा गया। लड़ाकों को रिहायशी इलाकों में नहीं जाना था, यह तय किया गया था। तो क्या हमास के कई कमांडर्स ऐसे हैं जिन्हें धोखे में रखा गया और जो बड़ा नेतृत्व था हमास का उसने डील कर ली और डील के रास्ते पर अमल करते हुए इतना बड़ा इजराइल में हमला बोला गया और 1400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई? क्या ऐसा हुआ? क्या ये पता चलता है इस खुलासे से? बिल्कुल समीर, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ हमास में आमने सामने की जंग और तेज होगी। हमास इजरायली फोर्स में ग्राउंड वॉर देखने को मिल रही है। हमास की ओर से जारी किया गया बाकायदा ये वीडियो, आमने सामने की जंग, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है। बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस वॉर को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप। तो देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के कमांडर्स के खुलासे सामने आ रहे हैं। वो तो यही बता रहे हैं कि हानिया और सिनवार के ने दिए तबाही के आदेश, ये दोनों ही गाजा की त्रासदी के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनको पता था कि इजराइल पर इतने बड़े हमले का अंजाम क्या हो सकता है। भटक गया है हमास का पूरा सिस्टम और कई कमांडर्स, हमास के अंदर बैठे कई कमांडर भी अब अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हमास के टॉप कमांडर अबू मोहम्मद ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आप किस तरह से सचदेव साहब इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हमास के जो सेकेंड या थर्ड लेवल के कमांडर्स थे उन्हें धोखे में रखा गया? जो आला नेतृत्व है, हानिया और सिनवार का नाम बार बार सामने आ रहा है। कई कमांडर्स अब खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्लान तो कुछ और हुआ था, कर तो कुछ और दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो किसके इशारे पर हुआ होगा? मैं इसको इजरायली मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक चाल की तरह से देखता हूँ। वो चाहते हैं कि हमास विभक्त हो जाए और वो चाहते हैं कि हमास में एक नया पक्ष आए ताकि उसको कोई और नाम दे करके उसको आगे राजनीतिक तौर पे उसके साथ सुलह की जा सके। अबू महमूद नाम के किसी सीनियर कमांडर को मैं नहीं जानता हूं और मेरे ख्याल से ये नाम भ्रामक है, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अनइस्लामिक है। मोहम्मद का बाप कोई कैसे हो सकता है? अबू मोहम्मद प्रॉफिट हैं, तो इस तरह के नाम नहीं दिए जाते हैं। और डेली मेल जो अखबार जिसमें छपा है लंदन के, वो उसकी प्रो इज़राइल लीनिंग मालूम है, तो इसके बारे में थोड़ा संशय है। और जहाँ तक हानिया और सनवार की बात है, उसके बारे में अंततः उनके ऊपर ही आरोपित चीज़ें कही जाएंगी। लेकिन जब पुरानी एक मुहावरा है अंग्रेजी में कि विक्ट्री हैज़ मेनी क्लेमेंट्स बट डिफीट इज और एन ऑर्फन। तो अब जब डिफीट के कारागार पर हैं तो सब लोग इससे अपना संबंध। ठीक है सर, लेकिन ये बात लगातार कही जा रही है कि भाई हमास जब इतना बड़ा इजराइल पर हमला कर रहा था तो उसको पता था कि इजराइल जैसा मजबूत देश उसका कैसे जवाब देगा और कितनी भारी संख्या में गाजा के अंदर रह रहे फिलिस्तीनी भी हमले में मारे जाएंगे। फिर भी हमास ने ऐसा क्यों किया? अब अबू मोहम्मद का यह बयान, जो कि हमास का ही कमांडर है और अपने नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा रहा है, कई बड़े सवाल आने वाले वक्त में खड़े होंगे। एक